नमस्कार। स्वागत है आप सबका। आज थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। मैं आपके सामने आज जो हाजिर हुआ हूँ वो विष्णु जी की जो न्याय यात्रा है जो अब तक यहाँ पहुँची है उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो शायद अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत होंगी, युवाओं को प्रेरणा देने वाली होंगी, ईमानदारों को प्रोत्साहित करने वाली होगी, बेईमानों को हतोत्साहित करने वाली होगी। शायद आज की बात सुनकर आपको लगेगा कि निश्चित रूप से हमारे देश का भविष्य उज्जवल है। हमने आज तक नकारात्मक बातें सुनी, जनता ऐसी, जनता में ये कमी है, जनता ये नहीं करती है, जनता खड़ी नहीं होती है, जनता बोलती नहीं है। पहली बार जो मैं बात आपको कहूंगा और उस बात को सुनने के पश्चात जो आप मन बनाएंगे, आपको लगेगा कि राजस्थान की जनता अद्भुत है। कैसा प्रयोग हो सकता है, मैं एक बार शुरुआत से आपके सामने। सबको नमस्कार, सबको राम राम। एक बार आप चाहें तो कमेंट रोक सकते हैं, एक बार आप सुन लीजिए मेरी बात को। जब आवश्यकता रहेगी तो मैं कमेंट के लिए पुनः निवेदन कर दूंगा आपको। एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि न्याय यात्रा कहाँ से शुरू हुई, यहाँ तक कैसे पहुंची और आगे ये न्याय मिलने तक यात्रा कैसे पूर्ण होगी। ये बात मुझे आपसे करनी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ जयपुर पहुंचा हूँ। मुझे आपसे बात करनी थी। यहाँ तक पहुंचने में इसकी परिस्थितियाँ, सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष जो भी हुआ, क्योंकि आप और हम और सारी जनता सच्चे मन से, ईमानदारी से कुछ काम कर रही थी। उसके पीछे मंतव्य था कि इनको न्याय मिले विष्णु जी को। आप सोचिए कि आप यदि सहयोग में खड़े नहीं होते विष्णु जी के, तो विष्णु जी गुमनामी में चले जाते। यही सत्ता, यही खाकी के बड़े अफसर उनको बदनाम करके चुपके से उनकी जो शव को अंतिम संस्कार करा देते। उनके पिताजी से मैं मिला, इतने सज्जन, और जैसा वो बता रहे थे कि साहब मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल भी। उनके भाई बहुत सज्जन, कम बोलने वाले, विष्णु जी की तरह ही। ये यात्रा शुरू हुई 23 तारीख को। जब ये घटना घटी, सुबह सुबह समाचार मिला सबको। एक दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था। घटना सुनने के बाद काफी देर तो मैं रोता रहा। पहले फिर मैं खड़ा हुआ कि रोने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले मैंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। और तुरंत लोगों को ध्यान में लाए, राजगढ़ के लोगों को, चूरू के लोगों को, राजस्थान के लोगों को, कि एक जबरदस्त न्याय प्रिय व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। और अब सवाल था मेरे सामने कि हत्या का आधार क्या है मेरे पास। तो आधार था एक दिन पहले की गई विष्णु जी से बातचीत। वो आधार था, और पुख्ता आधार था, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे राजनीति के गंदे भंवर में फंसाया जा रहा है। और उच्चाधिकारियों की भूमिका भी उन्होंने संदिग्ध बताई एक दिन पहले। तो वो जो सारी चैट जब उजागर हुई, आप सोचिए कि हो सकता है कुछ और, किसी और नागरिक के पास ये चैट होती, वो शायद ये कहता भाई विष्णु जी चले गए। अब अपने तो सरकार से, सत्ता से, पुलिस के बड़े आईपीएस अफसरों से हमारी तो हिम्मत नहीं है पंगा लेने की भाई। और विष्णु जी को न्याय मिले नहीं मिले, पहले मुझे मेरी सुरक्षा की चिंता करनी है। यह बात किसी भी नागरिक के मन में, क्योंकि मनुष्य में विकार होता है, भय भी होता है, सब चीजें होती है, तो उसके मन में आ सकता था। मैंने रोने के बाद आंसू पोंछकर पहला काम यह किया कि नहीं, खड़े हो, और खड़े हो करके जो काम न्याय के लिए हो सकता है वो सारे काम हमको शुरू करने। कैसे किया? मैं
इस न्याय यात्रा को शुरू करता हूं। जैसे ही चैट सबके सामने आई, विष्णु जी को जानने वाले लोग, विष्णु जी को पूजने वाले लोग, विष्णु जी को देवता मानने वाले लोग और पुलिसकर्मी जिन्होंने उनके साथ काम किया, जिन्होंने उनके बारे में सुन रखा था, जिन जनता के लोगों ने उनके बारे में सुन रखा था, उनके तुरंत ध्यान में आ गया। और ध्यान में आते ही राजगढ़ पुलिस थाने के बाहर बहुत सारी संख्या में नागरिक आ गए। आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे नेता आ गए थे। मैं इनकार नहीं करता, नेता नहीं आए थे। मैं भी मेरे साथी वकीलों के साथ वहां पहुंचा था। वहां पर राम सिंह जी कसवा साहब और राहुल जी कसवा साहब वहां पर पहले से थे। इधर मिस्टर न्यांगली भी बैठे थे वहां पर। लेकिन ये नेता जितने थे, 2, 5, 10, 20 जितने थे, बाकी जो लोग आए वो विष्णु जी के लिए आए, वो नागरिक थे। और वो चैट उजागर होने के बाद वहां खड़ा प्रत्येक व्यक्ति, हर आदमी का दर्द था मन में, और उन्होंने वहां पर न्याय की मांग शुरू करी। कुछ परिवारजन आ चुके थे, कुछ परिवारजन आ रहे थे। पुलिस के अफसरों के होश उड़े हुए थे। रात की घटना है। रात की घटना से लेकर उस दिन के रात के 10:30 बजे तक, लगभग 10, 10:30 बजे तक उन्होंने उस हमारे विष्णु जी को नहीं उतारा। पहली अमानवीयता जो उनके साथ करी वो ये थी। उस क्राइम सीन को देखने के बाद मुझे नहीं, मेरे सब साथियों को और परिवारजनों को भी लगा कि निश्चित रूप से यहां पर संवेदनहीन लोगों के बीच में हमारे विष्णु जी को छोड़ दिया था हमने। कानूनी प्रक्रिया पूरी करके और उनको उतारा जा सकता था, नहीं उतारा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ पुलिस कर्मियों को अलग अलग लोगों के पीछे लगा दिया। भाई तेरा जिम्मा तो, अनुशासन प्रिय लोग माने जाते हैं ना पुलिस वाले, अपने बड़े अफसरों की बात को मानते हैं ना, तो इस परिवारजन के पीछे इस पुलिस वाले को, इस परिवारजन के पीछे इस पुलिस वाले को, परिवारजन सब बेसुध हालत में थे। और वो जो पीछे पुलिस वाले लगाए ना, वो उनको बार बार टॉर्चर करके, धमका करके, समझा करके, कन्विंस करके ये कह रहे थे कि देखो नुकसान हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगा, बॉडी जो है इसका बड़ा अपमान हो जाएगा, सड़गल जाएगी, आप इसको नहीं उठाओगे या नहीं ले जाओगे तो बड़ा, मतलब इनका बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई। लेकिन परिवारजनों ने यह भी देखा था कि अगर आपको इस बॉडी की इतनी चिंता होती तो आप रात से लेकर के अगली रात तक क्यों लटका के रख रहे थे भाई। तो कुल मिलाकर के पुलिस ने यह काम किया। निश्चित रूप से सत्ता के लोग उस पूरे खेल में जुड़े हुए थे। रास्ते में जितने कॉल्स मेरे पास आए वो सारे कॉल्स मैंने अटेंड किए। बहुत सारे लोगों ने मुझे चैट भेजी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी, और वो सारे तथ्य भेजे जिससे खादी और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन स्पष्ट रूप से दिख रहा था। आज मैं थोड़ा कंफर्ट हूं, इसलिए मैं आपको एकदम तसल्ली से सारी बात समझाऊंगा कि पूरी न्याय यात्रा कैसे चली। उस गठबंधन के बाद मेरी जब एसपी, आईजी और कलेक्टर से मीटिंग हुई, मैंने कहा दुनिया को सिखाना मुझे जितना आप लोगों को पता है, इन लोगों को पता है ना, उससे ज्यादा मुझे पता है। थोड़ा गुस्सा था मेरे मन में, भयंकर गुस्से में था मैं। तो मैंने कहा जितना गुस्सा मेरा दिख रहा है इससे 1000 गुना अभी तक अंदर है। और बहुत सारी बातें उन एसपी, आईजी, कलेक्टर को मैंने कही। उन्होंने पहली रणनीति ये बनाई, सत्ता के लोगों ने, कि ये एफआईआर जो है गोवर्धन सिंह के हाथों या किसी वकील के हाथों नहीं लिखने देनी है। पहली रणनीति ये बनाई। लेकिन उन जितने लोग उसमें आए थे उन सब में परिवारजन जो बेसुध हालत में थे वो भी चाह रहे थे कि इसको न्याय मिलना चाहिए। विष्णु जैसा कोहिनूर हीरा गया है, न्याय मिलना चाहिए। तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस थे कि नहीं, हमको तो इसमें कार्रवाई, एफआईआर, सीबीआई जांच और बहुत सारी मांगें जो वहां पर उपलब्ध राजनीति के लोग थे, जनता थी। मैंने भी कुछ मांगों में करेक्शन किया था, सब मेरे को ये समझ में आती है मांगे।
करी गई। रात को परिवारजनों से ये बातचीत करते रहे, समझाते रहे, धमकाते रहे, कन्विंस करते रहे, सब चीजें। और चुपके से एक मर्ग दर्ज की संदिग्ध मौत की, और संदिग्ध मौत की मर्ग दर्ज करके और परिवारजनों कहा चुपचाप ले जाओ बिना एफआईआर के ही। तो वहां कुछ लोग होंगे जिन्होंने संभवतः यह राय दी होगी, साहब इसकी न्यायिक जांच कराइए। न्यायिक जांच कराओ तो ये तो बड़ा मामला है, तो न्यायिक जांच कराएंगे तो बहुत फंस जाएंगे लोग। न्यायिक जांच में तो सत्ता, खाकी, पता नहीं कितनी कितनी समस्याएं आएंगी। तो इन्होंने क्या किया, चुपके से, होशियारी से कहा भाई न्यायिक जांच कराते हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, केवल न्यायिक जांच के लिए लिखा कि मर्ग संख्या फलां बटा 2020 की न्यायिक जांच कराने बाबत संदेश नायक वहां कलेक्टर थे, उन्होंने अपने एसीएस होम को एक पत्र लिखा अनुशंसा करते हुए। कितनी होशियारी से उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मर्ग की न्यायिक जांच करनी है। मुझे लगता है वहां पर जो लोग आए थे वह भी विष्णु जी से बड़े अटैचमेंट थे। जैसे बिहारी जी का बड़ा अटैचमेंट था, वहां पर एमएलए हैं हमारे मेरे बीकानेर जिले के, उनका बड़ा अटैचमेंट था। लेकिन इन्होंने इतनी खूबसूरती से काम किया पुलिस वालों ने कि ये समझ नहीं पाए उनका खेल। न्यायिक जांच का पत्र दिखा, पत्र किसी ने पढ़ा नहीं और पत्र में मर्ग की न्यायिक जांच कर दी। फिर जो परिवार में कुछ समझदार लोग थे, कुछ वहां पर और लोग थे, उन्होंने समझदारी से कहा कि साहब एफआईआर के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कोई जांच कोई काम नहीं करेगी जब तक एफआईआर नहीं होती। एफआईआर दर्ज होती है तो अनुसंधान होता है, अनुसंधान होने के बाद न्यायालय में जाता है, न्यायालय में तय होता है कि सही हुआ गलत हुआ। तो बहुत सारे परिवारजन और अन्य समझदार लोगों ने कहा हम तो एफआईआर कराएंगे। अब एफआईआर कराएंगे तो एक एक परिवारजन के पीछे जो एक एक पुलिस वाला लगा रखा था ना, उसकी भूमिका शुरू हुई वो समझाने की कि एफआईआर में ये नहीं लिखाना है, ये नहीं लिखाना, या यही लिखाना है, वो सब चीजें हुई। और परिवार जो बेसुध हालत में था उनसे एक ऐसी एफआईआर ली जिसमें वो सारे फैक्ट नहीं डाले गए जो पहले से मौजूद थे, सुबह से मौजूद थे। 23 तारीख को सुबह टीवी पर चल गया, हर आदमी के मोबाइल में चल गया, वो सारे एविडेंस कहीं नहीं डाली गई। कब? दूसरे दिन 24 तारीख की रात को लेट 3, 4, 5 या सुबह की बात बता रहा हूं आपको, 6 बजे तक। और अज्ञात में केवल थोड़ी सी 2-4 लाइनें लिख करके और उस एफआईआर को दर्ज करा दी गई। हमको पता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन रात को ही हो जाएगा सब काम, यह पता नहीं चलने दिया। और चुपके से एफआईआर जो है किसी वकील से या कानून जानने वाले से नहीं लिखाई गई। हालांकि कुछ पुलिस वाले उनके परिवार में थे, शायद वो उस समय उस हालत में नहीं थे कि वो अपनी सही समझ रख पाए, और उन्होंने ऐसी एफआईआर दर्ज कराकर कहा कि साहब आपकी एफआईआर दर्ज हो गई, आपकी न्यायिक जांच के आदेश हो गए, जबकि हुए नहीं थे, केवल अनुशंसा थी। और अनुशंसा भी किसकी थी? कलेक्टर ने एसीएस होम को लिखा। क्या लिखा? कि मर्ग की न्यायिक जांच, जबकि एफआईआर दर्ज होने के बाद मर्ग जो है शामिल पत्रावली होकर अनुसंधान का हिस्सा हो जाती है। ध्यान नहीं दिया किसी ने, और चुपके से उनको कहा अनुकंपा नियुक्ति दे देंगे। मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। अनुकंपा नियुक्ति, न्यायिक जांच, एफआईआर करा करके और विष्णु जी को वहां से राजगढ़ से रवाना कर दिया गया। पुलिस के अफसरों ने और सत्ता से जुड़े हुए लोगों ने जैसे ही वहां राजगढ़ से रवाना हुए विष्णु जी, राहत की सांस ली। और मुझे किसी ने यह भी बताया कि किसी और बात पर वहां के अधिकारी कोई और विषय पर खिलखिलाकर हंस रहे थे जब वो सब तनाव उनका दूर हुआ। कैसे संवेदनहीन लोग थे, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सवाल यह आया कि सत्ता की मिली भगत और खाकी के बड़े अफसरों का गठबंधन सामने था। बात यह थी कि अब परिवार को और लोगों को यह समझाना था कि हमको इस मामले में न्याय के अंतिम छोर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले काम यह किया गया कि विष्णु जी के द्वारा किए गए अच्छे काम जो जनता जानती थी,
21 साल में जो उन्होंने नौकरी में रहते हुए जो काम किया, जो करके दिखाया, इतिहास रच के दिखाया, उसको हम गुमनामी में नहीं जाने देना चाहते थे। पहला काम यह किया गया कि विष्णु जी के अच्छे कामों को, अच्छाई को जनता में यानी राजस्थान के घर घर तक पहुंचाना, पहला। दूसरा, राजस्थान के 1.25 लाख लोगों तक उनके किए गए अच्छे कामों को पहुंचाना। जनता और पुलिस के सारे लोग ये जान गए थे कि राजस्थान का एक जबरदस्त कोहिनूर हीरा चला गया। अब जनता की मांग थी कि इस मामले में सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए, यानी न्याय होना चाहिए। जहां पर राजस्थान की सत्ता जुड़ी हुई हो, जहां पर खाकी के बड़े बड़े अफसर जुड़े हुए हों, वहां न्याय की मांग के लिए एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो बचा सीबीआई। प्रयास हुआ कि सीबीआई जांच नहीं मांग करे। वो प्रयास इनका तब विफल हुआ जब विष्णु जी की पत्नी, विष्णु जी की बिटिया और विष्णु जी के पुत्र ने एक पत्र लिखा और उसमें कहा हमको सीबीआई जांच चाहिए। यहां पर आकर के कई लोगों के प्रयास असफल हो गए जो खादी और खाकी के अवैध गठबंधन का हिस्सा था। वो सब लोग जो है यहां आकर के उनके प्रयास विफल हुए। फिर उनके परिवार को डराने का काम शुरू हुआ। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं आपको। उनके परिवार में जो सरकारी कर्मचारी थे उनको अनेकानेक तरीकों से डराया गया और उनसे सिंपैथी जता करके, हम तो आपके लोग हैं, हम आपको समझा रहे हैं, कल को आपको मुख्यमंत्री ये है, ये नेता है, एमएलए है, मंत्री है, कल आपका ट्रांसफर कर देंगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आपका तो भाई तो चला गया, आपका परिवारजन तो चला गया और आप सब लोग परेशानी में आ जाएंगे। इस काम के लिए अनेकानेक आरपीएस अफसर और इंस्पेक्टर्स और नीचे के लोगों को लगाया गया सादी वर्दी में, उनके बीच में, परिवारजनों के बीच में। लेकिन वो परिवारजन टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सीबीआई की मांग पुरजोर तरीके से उठाई। अब सवाल हमारे सामने यह था कि न्याय की लड़ाई में, इस न्याय के धर्मयुद्ध में सीबीआई जांच भेजने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं। 2 ऑप्शन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री और दूसरा न्यायपालिका। तो जो हमारे सहयोगी थे, चाहे वो राजगढ़ के सहयोगी रहे हों, चाहे रायसिंह नगर के सहयोगी रहे हों, चाहे बीकानेर के रहे हों, चाहे राजस्थान भर के रहे हों, चाहे कोई वकील हों, चाहे कोई अन्य लोग हों, चाहे पुलिसकर्मी हो, उनकी एक सूची तैयार की गई। 2 टुकड़े किए गए कि न्यायपालिका एक ऑप्शन है और इस न्यायपालिका के लिए आप सभी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, हाई कोर्ट में रहे हैं, या जो लोग इस मामले को जानते हैं, तो एक टीम बनाकर उधर काम करना शुरू किया। और फिर जो विष्णु जी की सारी जो चीजें सामने आई और उससे न्याय की एक यात्रा शुरू हुई। तो न्यायपालिका का काम दूसरा था। पहला काम था राजस्थान के मुख्यमंत्री को निवेदन करना हाथ जोड़ करके, साहब परिवार और समाज यानी यहाँ एक जाति की बात नहीं चल, समाज, पूरी सोसाइटी, पूरे राजस्थान के नागरिक वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच कराइए। हाथ जोड़े गए, बार बार हाथ जोड़े जनता ने, आपने। हाथ जोड़ने के बावजूद भी चूंकि उस पूरे मामले में खादी और खाकी जुड़े हुए थे, सीबीआई जांच के लिए कोई हाँ नहीं हुई। तो फिर हमने निवेदन किया कि राजस्थान से हमने जिनको वोट देकर जिताया है उनको हाथ जोड़कर कहा कि साहब आप मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत को पत्र लिखिए सीबीआई जांच के लिए। कहिए मत, मुंह से मत बोलिए, पत्र लिखिए। तो हमारे निवेदन पर कुछ लोग, जिनको जैसे बीजेपी के लोग थे तो उनको पॉलिटिकली फायदा मिलने वाला था इस मामले में, उन्होंने पत्र लिखे। और एक बात बीच में दोहरा देता हूं, अगर आज बीजेपी की सरकार होती ना तो बीजेपी के एमएलए कांग्रेस की तरह है, विश्वेंद्र सिंह जैसे लोगों को छोड़ दीजिए, उनके जैसे सम्मानी लोगों को छोड़ दीजिए, उनके जैसे दबंग लोगों को छोड़ दीजिए, तो बीजेपी का भी कोई एमएलए पत्र नहीं लिख रहा होता और कांग्रेस के एमएलए लिख रहे होते। तो कुछ 10-20 एमएलए के पत्र आ गए। हाथ जोड़े सब लोगों ने, आपने भी जोड़े, हमने भी जोड़े, पुलिस वालों ने जोड़े। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, राजस्थान के कई पुलिस वालों ने, जिनको हमने सूची में लिया, कई आईपीएस अफसर थे जो हमको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं,
ईमानदार लोग हैं, न्यायप्रिय लोग हैं, उनको भी हमने हाथ जोड़ जोड़ कर निवेदन किया और कहा साहब आप हमारी ये मदद करिए कि आपके कोई एमएलए संपर्क में है तो उनको कहिए कि सीएम को पत्र लिखें। काम शुरू हुआ लेकिन ज्यादा सफल नहीं हुए। फिर थोड़ी सी नीति बदल करके हमने कहा कि जो एमएलए पत्र नहीं दे रहे हैं उनसे, या एमपी जो पत्र नहीं दे रहे हैं उनके हारे हुए एमएलए और एमपी से पत्र ले लीजिए और वो सारे पत्र जो जनता के सामने रख दीजिए कि साहब इन एमएलए साहब ने पत्र दिया है, इन्होंने नहीं दिया, ये जनता के सामने कर दीजिए। यहां पर मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं, ये मेरे खुद के जीवन का है और आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से कई लोग मेरे शामिल थे, उस उदाहरण में कई शामिल थे। बीकानेर जिले का मैं रहने वाला हूं। बीकानेर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जहां पर पंजाब हरियाणा से लोग आते हैं। उस अस्पताल का नाम है पीबीएम अस्पताल। 2015 में हमने देखा, हमारे साथियों ने देखा कि वहां पर डॉक्टर साहब आते ही नहीं थे। डॉक्टर साहब अगर आने का मूड हुआ थोड़ी देर आते थे, अटेंडेंस लगाई और चुपचाप चल जाते थे, घर पे देखते थे मरीजों को। एक फॉर्मूला लाए हम लोग, 100 लोग, 100 साथी, 100 युवा साथी तिरंगा झंडा हाथ में, जहां पीबीएम अस्पताल में अटेंडेंस लगती थी वहां एक घेरा बना करके खड़े हो जाते थे और कुछ नहीं कहते थे, कोई अभद्रता नहीं करते थे, कोई गाली नहीं निकालते थे, कोई एक्ट नहीं करते थे। जैसे ही डॉक्टर साहब 8 बजे से पहले आए तो तिरंगा झंडा हाथ में और बोलते थे भारत माता की जय। तो जो डॉक्टर साहब 8 बजे से पहले आते थे वो खुश होते थे और वापस भी कई बार नारे लगा देते थे भारत माता की जय। जो डॉक्टर 8 बजे आते थे उनका एक दृश्य बताता हूं आपको, वो बड़ा काम का है, अपने इस विष्णु जी की यात्रा में भी बड़ा काम आया। जिनके 8 घड़ी देखते देखते 8 बज रहे थे, वो चलती कार में से कूद कर गिरते पड़ते और आ रहे थे, मैं सब समय पर पहुंच गया, मैं समय पर पहुंच गया। और तीसरा प्रयोग वो था, वही का वो जो 8 बजे के बाद आ रहे थे, उनको भी तिरंगा झंडा हाथ में और बोला भारत माता की जय, तो गर्दन नीची करके वो घुस रहे थे। इस मामले में भी इस प्रयोग को काम में लिया गया कि हमने कहा जो हारा हुआ है उससे पत्र ले लीजिए। तो जितने जीते हुए एमएलए थे उनमें से लगभग बीजेपी के लोगों ने पत्र दे दिए और हारे हुए एमएलए के पत्र आने शुरू हो गए। जो कांग्रेस से हारे उनके दबादब पत्र आ गए। ये पत्रों की संख्या लगभग 200 से ऊपर चली गई और उन्होंने यह भी कहा कि यह पत्र जनता को ध्यान में लाइए कि साहब हमने पत्र लिख दिया सीएम को। काम यहां भी नहीं चला। विष्णु जी ने जिस घर में जन्म लिया वह समाज था जो किसी निरीह जानवर के लिए या पेड़ के लिए जान दे सकते हैं। वो लोग राजस्थान में ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकते थे कि इस राजस्थान से में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सरकार से नहीं संभलती। लेकिन उस समाज के और कुछ समाज के अन्य प्रबुद्ध वर्ग जो था, उन्होंने उनको इस काम से, गलत काम से दूर रखा। फिर दृश्य आया एक और कि राजस्थान में एक व्यक्ति इस पूरे काम में जुड़े, जी जान से जुटे। उनका नाम है श्री हनुमान बेनीवाल। और जैसे ही श्री हनुमान बेनीवाल इस पूरे रोल में आए तो उनकी आरएलपी पार्टी और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे विद्वान लोग, मैं तो पहली बार उनके संपर्क में आया हूं, ऐसे जबरदस्त बुद्धि वाले लोग, ऐसे जबरदस्त एनर्जी वाले लोग, और उन्होंने कहा कि विष्णु जी को न्याय मिलना चाहिए। क्या किया देखिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकली कम जानता हूं, तो उनमें उस जो युवा टीम थी उसमें सोशल मीडिया तक, ट्विटर पर, फेसबुक पर जनता तक पहुंचाने का जो जबरदस्त आइडियाज उनके पास थे, वो आइडियाज मैं आपके सामने आज कह रहा हूं लाइव। उन्होंने उस जबरदस्त आइडियाज को काम में लिया और लेकर के जो विष्णु जी घर घर में पहुंचे, उनको उन आइडियाज से घर के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचा दिया उन्होंने। आज राजस्थान नहीं, देश में विष्णु जी को नाम को जाना जाने लगा। ट्विटर पर देश में सबसे नंबर 1 पर ज्वलंत मुद्दा बना। अब सवाल आया कि बदनाम किया जाए। कुछ 10-20 लोग जो आलोचक कह दीजिए, उनको आरोप लगाने वाले कह दीजिए, या कुछ और। हालांकि मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा यह रहा है कि आज जो आलोचक है वो कल हमारा समर्थक हो सकता है, लेकिन अगर आपने आलोचक का अपमान कर दिया, आपने उसके बारे में कुछ ऐसा लिख दिया, तो हो सकता है वो जीवन भर इंतजार करता रहेगा कि मैं अगली बार आलोचना कैसे करूं। इस बार भी जब आलोचना की गई तो 2 प्रकार से आलोचना की गई।
पहली आलोचना तो ये शुरू हुई कि विष्णु जी ने 50,000 रुपये रिश्वत ली, विष्णु जी जो है कायर थे, विष्णु जी ये थे वह थे, ये सब किया गया। दूसरा खतरा जो इन आईपीएस अफसरों को था, वो इनको लग रहा था ये गोवर्धन सिंह जो है ये हट जाए पूरे खेल से, तो मेरे बारे में बहुत सारी बातें इधर उधर फैलाई गई, मैं गुंडा हूं, बदमाश हूं, हिस्ट्रीटर हूं, मेरे अल्टर दूसरे तरह के मोटिव है, ये सब बातें समझाई उन्होंने। लेकिन ये बात तब फेल हो गई जब मैंने इन आरोपों के सामने भागना शुरू कर दिया और मैंने कहा जितने आरोप ये सरकार सत्ता के लोग या खाकी के बड़े अफसर लगा रहे हैं, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आज शाम को सभी आरोपों का जवाब दूंगा। आप आश्चर्य करेंगे, मैं उस दिन बैठा, जितने मेरे सामने आरोप सामने थे उन सब आरोपों के जवाब दिए, प्लस मैंने कहा अब लाइव भी पूछ लीजिए, मान लीजिए कोई छूट गया हो तो पूछ लीजिए, लेकिन अब आज के बाद किसी भी आरोप पर तब तक आप नहीं पूछिएगा जब तक विष्णु जी को न्याय नहीं मिल जाए। आपकी और हमारी क्या मांग थी? आपकी और हमारी केवल यह मांग थी कि मामले की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करा दीजिए। हो सकता है कोई सत्ता का व्यक्ति जुड़ा हुआ हो सकता है खाकी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, या कोई मान लीजिए विष्णु जी भ्रष्टाचारी थे, तो भी हमारा यह कहना था कि विष्णु जी में 1000 कमियां होने के बावजूद आप इसकी जांच राजस्थान से बाहर सीबीआई से करा दीजिए, क्योंकि यहां सत्ता और खाकी का जो गठबंधन था, अवैध गठबंधन था, हमको उससे भय था, समाज में संदेह था, परिवार में संदेह था, लेकिन सीबीआई जांच जो है वो स्थितियां बदल गई। अब जो सरकार में बैठे विष्णु जी के परिवार या समाज से जुड़े हुए लोग जो थे, उन्होंने क्या दृश्य देखा? उन्होंने दृश्य देखा कि हम नहीं, राजस्थान के वो सारे एमएलए जो सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं दे रहे हैं या मांग नहीं कर रहे हैं, सब के सब जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। इससे इनमें बहुत खलबली मची। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कांग्रेस के अनगिनत लोगों ने मुख्यमंत्री को अप्रोच किया, मैंने भी कई मंत्रियों को अप्रोच किया कि साहब आप पत्र दे दीजिए, यह आपके भले की बात है, समाज की बात है, यहां ईमानदारी वर्सेज बेईमानी की लड़ाई चल रही है और जनता 99% जो जनता है वो ईमानदारी के साथ खड़ी है। 1% जो आपसे जुड़े हुए या कोई अन्य लोग जो किसी न किसी रूप में लाभ उठाते हैं, केवल उनको छोड़कर बाकी सब जो लोग हैं वो आपके दिख सकते हैं, होंगे वो भी नहीं। तो ईमानदारी वर्सेज ईमानदारी बनाम जब बेईमानी की लड़ाई शुरू हुई तो इस लड़ाई में हम यहां तक पहुंचे। अब खेल शुरू हुआ 1 तारीख यानी आज जैसे ही लॉकडाउन खुला तो जो युवा अंदर से घुट रहा था, कसमसा रहा था, न्याय दिलाना चाहता था, वो कहा कि हम धरना प्रदर्शन ये वो जो भी कर सकते हैं करिए। समझ पकड़ने के बाद मेरे मन में हमेशा रहा कि कोई भी सरकार की संपत्ति यानी हमारी संपत्ति, हमारे टैक्स के पैसे की संपत्ति, इसका नुकसान नहीं होने देना है। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? वो सारे तरीके हमको अपनाने। 3 दिन पहले रात को, देर रात्रि को मेरी श्री हनुमान बेनीवाल साहब से बात हुई। हालांकि आरोप तो मेरे पर लगाते हैं कि राजेंद्र राठौड़ साहब मेरे से करा रहे हैं, जबकि मैंने इसका आरोप का जवाब दे दिया कि पिछले 1 महीने से ना तो मेरी बात हुई, और राजगढ़ में भी मैं दूसरे काम लगा हुआ था, मैं एविडेंस जुटा रहा था, लोगों से मिल रहा था, रिकॉर्डिंग ले रहा था, चैट ले रहा था, ताकि वो सब चीजें एफआईआर में डाली जा सके। वो दुर्भाग्य से वो नहीं आ पाई, वो एक अलग बात है। तो हनुमान बेनीवाल साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने जो शब्द कहे मैं आपके सामने कह रहा हूं, इसमें वो जानते हैं, हनुमान साहब से उनसे पूछ लीजिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अनेक जगहों पर कहा है, इनके मंत्रियों को कहा है, विषय है इस व्यक्ति को न्याय दिलाना। आपको लगता है कि इसका श्रेय कहीं गलत जगह जा रहा है, आप इसका श्रेय सरकार के लोगों को दे दीजिए। आप कोई इन्हीं को बिठा करके उनको उठाने के बहाने आप इनको दे दीजिए, लेकिन सीबीआई जांच दे दीजिए, ये उन्होंने मुझे कहा। काफी देर बात हुई हमारी दोनों की। इसके अलावा बीजेपी के जो बहुत सारे लोग थे जो पत्र नहीं दे रहे थे, वह भी दौड़ दौड़ कर सबने पत्र दिया। हालांकि कुछ जो बड़े महानुभाव थे, बीजेपी के बहुत ताकतवर लोग थे, उन्होंने अभी तक भी पत्र नहीं दिया है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संभवतः उनका विश्वास नहीं रहा होगा। कागज और कलम के उपयोग से अगर किसी को न्याय मिल सकता है तो यह अद्वितीय उदाहरण है विष्णु जी वाला, जिसमें स्थितियां क्या पैदा हुई जो अभी मैं आगे बताता हूं। इसके आगे
जब विष्णु जी ने जिस समाज में जन्म लिया है, उसके अलावा जनता जाग कर खड़ी हुई। मुझे यह पता लगा कि राजगढ़ में तो उनसे जुड़े हुए लोग अथवा उनके समाज के लोग, उनकी जाति के लोग कोई है ही नहीं, और या इक्का दुक्का ही है। कौन खड़े थे वो लोग जिन्होंने मुकदमा लिया? 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। मैं भी वहां शाम खड़ा था, वहां पर बहुत सारे और लोग भी खड़े थे वहां पर, कि उन्होंने मुकदमा लिया जो उनकी जाति के नहीं थे। वो ईमानदारी की जाति के थे, उनकी जाति थी ईमानदारी। और एक जाति और थी, वो जाति थी बेईमानी। तो ईमानदारी जाति जो थी वो संख्या 99.99 थी और बेईमानी की जाति थी 0.01। कैसे मुकाबला करते ये लोग? कर नहीं पाते, कर ही नहीं पाते। तो फिर तय हो गया था कि ईमानदारी बनाम बेईमानों की जब लड़ाई चल रही थी, तो जनता जब खड़ी हुई साथ आकर के, इसमें अनेकानेक लोगों का सहयोग रहा। मैं दोबारा बोल देता हूं, ना मुझे ट्विटर चलाना आता है, ये फेसबुक पर मेरे साथी यहां बैठा देते हैं तो मैं आपके सामने बात कर लेता हूं, मुझे वह भी ढंग से चलाना नहीं आता है। मेरी इसमें भूमिका केवल इतनी सी थी कि मैंने चैट उजागर की, ना मैंने एफआईआर लिख पाया मैं वहां पर, और ना ही मैं कुछ और अन्य कर पाया, ना मैं सड़क पर मैदान पर गया। ये आप लोगों ने किया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, ये सारे काम आपने किए। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें केवल इतनी सी भूमिका थी कि जिन लोगों ने मेरे संपर्क किया उनको उचित स्थान कहां हो सकता था उस स्थान पर पहुंचाने का काम किया गया। अनगिनत लोगों जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में हम सहयोग करना चाहते हैं, उनको हमने निवेदन किया। 100% लोगों को जो सहयोग के लिए कहा गया उन्होंने वो सहयोग किया। मैं इसमें विष्णु जी से जुड़े हुए कुछ गीत बने, कुछ कविताएं बनी, बहुत माहौल बनाया उन्होंने। इस ईमानदारी की लड़ाई को जीतने के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों का योगदान था, लाखों लोगों का योगदान था। और उन लाखों लोगों के योगदान का परिणाम निकला कि आज जब प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने गया तो मुख्यमंत्री का पक्ष सकारात्मक दिखा। उन्होंने कहा भी है बाहर आकर के कि साहब मुख्यमंत्री सकारात्मक दिखे। मुझे भी लग रहा है, लोकतांत्रिक देश में रह रहे ना, तो इतना तो मौका हमारे प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, कि वो 2 दिन सोचकर इस पर निर्णय करके सीबीआई को भेजें। जनता ने विश्वास किया, आपने, मैंने, सबने विश्वास किया, और आज हम कंफर्ट भी है थोड़ा सा। अब पिछले दिनों में हम सब जो है, हमको लग रहा था कि भाई अब न्याय को दिलाने के लिए लड़ाई बहुत तीव्र गति से, तेज गति से और बड़ी संख्या में हमको कैसे कैसे लड़नी, उसकी प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन ये आपका कमाल था जिन्होंने ये दृश्य दिखाया कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, मैं ऐसे बहुत सारे विधानसभा जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे विधायकों को जानता हूं जो अगला चुनाव नहीं, पूरे जीवन में कोई चुनाव नहीं जीत पाते, कोई भी चुनाव नहीं जीत पाते। यह दृश्य किसने खड़ा किया? आपने खड़ा किया। यह दृश्य किसने खड़ा किया? श्री हनुमान बेनीवाल ने खड़ा किया। यह दृश्य किसने खड़ा किया? श्री राहुल कसवा ने खड़ा किया। यह दृश्य किसने खड़ा किया? राजेंद्र राठौड़ साहब ने, जनता ने, न्यांगली साहब ने और अनगिनत पुलिस वालों ने। मैं यहां पर वो नाम लेना भूलूंगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कहना नहीं भूलूंगा, कई आईपीएस अफसर, कई आरपीएस अफसर, कई इंस्पेक्टर, और उससे भी बड़ी भूमिका वो थी सिपाहियों की। जब कभी इसकी पूरी कहानी कोर्ट में आएगी और उचित समय होगा, तब मैं बताऊंगा कि इस पूरे काम के हीरो थे हमारे सिपाही, पुलिस के सिपाही, 1 लाख सिपाही, वो इस पूरे काम के हीरो थे। आज अगर विष्णु जी को न्याय मिल रहा है तो उसमें अहम भूमिका जो है वो पुलिस के सिपाहियों की अहम भूमिका थी। अनगिनत लोगों तक बात को पहुंचाया, अनुशासन में, वर्दी में, मर्यादा में पहुंचाया, जनता तक बात पहुंचाने में उनकी भूमिका थी। और ये जो हमारे विधायक और एमपी थे उन तक बात पहुंचाने में उनकी भूमिका थी। आज जब प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला है और प्रतिनिधिमंडल सकारात्मक है, आशान्वित है, मैं भी आशान्वित हूं, मैं इस लोकतांत्रिक देश में रहता हूं, और कागज कलम के इस्तेमाल से जनता को सही बात बता करके अगर कोई विष्णु जी न्याय लेना चाहे, मुझे लगता है शायद ही कोई कह पाएगा।
आप जितने लोगों ने समर्थन दिया, ट्विटर पर नंबर 1 पे गया देश का ज्वलंत मुद्दा, नंबर 1 पर। ये छोटी बात, जो जानते हैं उनको पता है ये बात को। 1.5 लाख लोगों ने फेसबुक पर कहा कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। हजारों लोग, रायसिंह नगर नहीं, राजगढ़ नहीं, फड़ौदी नहीं, बीकानेर नहीं, जोधपुर नहीं, बाड़मेर नहीं, अनगिनत जगहों पर धरने पर बैठे और उन नेताओं में भय पैदा किया जो न्याय की यात्रा में बाधक बन रहे थे। उन पुलिसकर्मियों में भी भय पैदा किया, उन्हीं पुलिसकर्मियों ने जो न्याय की यात्रा में बाधक बन रहे थे। हमारी न्याय यात्रा आसानी से नहीं पहुंची, इसमें अनगिनत लोगों का योगदान है, अनगिनत लोगों का। इन्होंने मेरे फोन संभवतः सर्विलांस पे रखे होंगे, जो लोग इस आंदोलन से जुड़े उनके फोन भी सर्विलांस पे रखे होंगे, उनके परिवारजनों के फोन भी सर्विलांस पे रखे होंगे। और जब सर्विलांस पे रखे होंगे तो निश्चित रूप से इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी होगी कि साहब राजस्थान में ऐसा दृश्य पहले कभी हुआ नहीं और आगे होगा नहीं। अगर आपने सीबीआई जांच की मांग इनकी नहीं मानी गई, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, और तो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर कभी बच नहीं सकता, क्योंकि यहां पर बात ईमानदारी बनाम बेईमानी की थी। विष्णु जी पर जो भी आरोप लगाए जाते, जो नहीं लगाए गए, चुपके चुपके से बातें करी गई कुछ सत्ता के लोगों द्वारा। पता है चुपके चुपके क्यों करी? अगर ये बोल देते ना तो पेट्रोल को तीली जलाकर दिखाने जैसा वातावरण हो जाता राजस्थान में, और उस आग को, उस कानून व्यवस्था को सही करने में सरकार की सांस फूल जाती। किससे सही कराते? पुलिस से कराते। पुलिस तो बेचारी खुद रो रही थी विष्णु जी के लिए। कैसे कंट्रोल करते आप? कर नहीं सकते थे। कंट्रोल करने के लिए या विष्णु जी के लिए न्याय मांगने वालों के लिए आपके पास थी वही पुलिस, वही वर्दी, वही डंडा जो खुद रो रहे थे। निश्चित रूप से इंटेलिजेंस ने बताया होगा कि साहब दृश्य बदल गया है। और इधर विष्णु जी ने जिस समाज में जन्म लिया, उन्होंने भी बढ़ चढ़ करके, बच्चे से बच्चा, अमेरिका से फोन आए। मैं अगर मेरे कॉल इन्होंने सर्विलांस पे रखे हों तो भारत से बाहर अनेकानेक देशों से फोन आए हैं, जिन्होंने कहा है हमारा क्या योगदान हो सकता है इस न्याय की लड़ाई में। बात उनकी जाति की नहीं थी, अनेकानेक लोग, भारत के अनेकानेक लोगों के फोन आए कि हमारा क्या योगदान हो सकता है। कई लोगों के मैसेज मेरे पास पड़े हैं, अगर सरकार ने सर्विलांस पर रखा हो तो पड़े होंगे, हम जान देने को तैयार है। ये कौन लोग थे? जो हिरण और पेड़ के लिए जान देने वाले लोग थे, वो लोग थे। ये जानती थी सरकार कि ये लोग जान दे सकते हैं। ये सारी बातें इनको समझ में आई होगी। चूंकि फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं, हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं। हम इसका श्रेय 100% अगर ये मांगेंगे तो हम अशोक गहलोत साहब को देंगे कि अशोक गहलोत साहब, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। आपने सीबीआई जांच की जो हमारी मांग मानी है, जनता की, प्रतिनिधिमंडल की और लोगों की, नेताओं की, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। यह हमको कहने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी न्याय की यात्रा पूर्ण नहीं हुई है। अभी तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा आश्वासन, और नेता का आश्वासन कैसा होता है आप जानते हैं। हालांकि इस मामले में झूठा आश्वासन देना बहुत महंगा पड़ सकता है, आप जानते हैं, नेताजी भी जानते हैं, मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि झूठा आश्वासन देना इस मामले में बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह लड़ाई ईमानदारी बनाम बेईमानी की थी। कौन खड़ा होगा बेईमानों के पक्ष में? कोई ये कहे कि मेरे मामले में या विष्णु जी के मामले में या किसी जनता के मामले में निष्पक्ष जांच करा दीजिए। अगर कोई निष्पक्ष जांच की मांग करता है, क्या उसको कोई रोक सकता है? तो मैं कहता हूं रोक नहीं सकता और रोक नहीं पाए। यानी आश्वासन जो दिया गया है, मुझे यह बहुत दृढ़ विश्वास है कि इस आश्वासन के बाद यह जांच संभवतः आज नहीं तो कल, 2 दिन का जो समय इन्होंने लिया है, परसों 2 दिन में ये जांच का पत्र सीबीआई को चला जाएगा। अगर चला जाता है तो हमारी न्याय यात्रा का आधा सफर पूरा हुआ है। अभी तक पूरा सफर नहीं पूरा हुआ है, लेकिन आधा पूरा हो जाएगा ऐसा मुझे भी लगता है। आधा सफर हमारा पूरा हो गया है, लेकिन अब आधा सफर हमारा कौन सा है? वो है सीबीआई जांच सही हो,
सही दिशा में हो और हमारे लोग सुपरविजन करें। तो जोधपुर हाईकोर्ट से देवी सिंह जी वकील साहब और ऐसे अनेकानेक वकील साहब ने एक बड़ा सा ग्रुप निर्माण कर लिया है, और वो बड़ा सा ग्रुप जिसमें मेरे से कई गुना विद्वान वकील उसमें मौजूद हैं, जो ये चिंता करेंगे कि इस सीबीआई जांच में कोई चूक नहीं हो, उसकी अनुसंधान की निगरानी भी करेंगे वो वकील साहब, और विष्णु जी को न्याय के अंतिम छोर तक पहुंचने में निशुल्क पैरवी भी करेंगे। और उन वकीलों की जो टीम है उसमें राजगढ़ के लोग भी हैं, राय सिंह नगर के भी हैं, हनुमानगढ़ के भी हैं, गंगानगर के भी हैं, बीकानेर के भी हैं, जयपुर के भी हैं, जोधपुर के भी हैं, और राजस्थान के लगभग जिलों के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग ऑलरेडी इस पूरे मामले में जुड़ करके काम कर रहे थे। तो न्याय की लड़ाई का ये दूसरा हिस्सा जो है, उसका एक छोटा हिस्सा यह है कि हमको सीबीआई जांच की निगरानी करनी है, और जब इस मामले में जो भी दोषी निकले, चाहे सत्ता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे खाकी पहना हुआ बड़ा अफसर हो, और चाहे कोई अन्य व्यक्ति निकले, उसको कठोर से कठोर सजा जो भी कानून में है वहां तक पहुंचा करके ही हमको दम लेना है। तब न्याय की यात्रा का दूसरा हिस्सा पूरा होगा। और एक और तीसरा हिस्सा है, मैं आज आपके सामने उस तीसरे हिस्से की बात करने आया हूं। इस पूरी लड़ाई में जैसे जैसे ये हमले करते गए सत्ता के लोग, पुलिस के लोग, आपने, जनता ने, विष्णु जी के परिवारजनों ने और हम सब लोगों ने मिलकर उन हमलों को हमारी ताकत बना लिया। करो भाई हमले, और करो हमले। इसी दौरान इन्होंने मेरे कोई मुकदमे भी रीओपन किए थे, हालांकि वो हाईकोर्ट का ऑर्डर थे, वो हो नहीं पाए, वो सब चीजें हुई, लेकिन जनता ने और हमने और परिवारजनों ने मिलकर के उसको ताकत बना लिया। जनता के मन में संदेह गहराता गया। 23 तारीख को विष्णु जी ने दुनिया छोड़ी। 24 तारीख जैसे ही आई तो लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है जो ये सीबीआई जांच को नहीं दे रहे। 25 तारीख आई, बहुत सारे लोगों को लगने लगा कुछ गड़बड़ जरूर है, ये सीबीआई को जांच इसलिए नहीं दे रहे। 26 तारीख आ गई, 27 तारीख आ गई, यहां तक लाखों लोगों को लगने लगा कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, निश्चित रूप से सत्ता को कोई बड़ा नुकसान होने वाला है, इस कारण से सीबीआई को जांच नहीं जा रही है। तो सरकार के इस प्रकार के जो निर्णय थे, सभी सरकारें ऐसा करती है, मैं बात इनकी नहीं कर रहा हूं, आदरणीय अशोक गहलोत अकेले ऐसे नहीं थे। हालांकि ये पिछली सरकार के समय बोल रहे थे आनंद पाल सिंह के मामले में कि जब परिवार और समाज को संदेह हो तो सीबीआई को जांच दे देनी चाहिए। यहां परिवार को भी था, समाज को भी था, और राजस्थान के हर नागरिक को भी था। सीबीआई जांच को देने में बहुत देर लगाई इन्होंने, हो सकता है अभी कल दे दें, लेकिन बहुत देर लगाई। जितना नुकसान इनका होना था हो लिया। फिर भी मैं कह रहा हूं, परिवार और आप और हम मिलकर के इसका श्रेय अशोक गहलोत साहब को दे देंगे। आप जल्दी से जल्दी पत्र सीबीआई को लिख दीजिए, साहब इसका अनुसंधान सीबीआई करे। तो अब तीसरा हिस्सा जो न्याय यात्रा का है वो अभी तक लंबित है, जिसके लिए मैं आपके सामने आया हूं। और अगर मेरी बात में दम हो तो मेरी बात को सब लोगों तक पहुंचाइएगा। विष्णु जी के बारे में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनका मित्र हूं, मैं उनको आदर्श मानता हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं। विष्णु जी ऐसे ही थे इसलिए कह रहा हूं। आपको जानकर के दुख होगा कि उनके मकान का लोन नहीं चुका पाए। आपको जानकर दुख होगा कार का लोन भी उनका बाकी है। आपको जानकर दुख होगा कि कुछ उनके ऐसे मित्र हैं जिनसे उन्होंने कर्जा लिया था। मुझे ऐसी कुछ जानकारियां हैं जो वो कई कारणों से चुका नहीं पाए थे। आप और हम न्याय दिलाना चाहते हैं ना, तो न्याय की जो तीसरा हिस्सा है वो यह है कि आप और हम मिलकर, आप में कौन कौन, आप जनता, आप पुलिसकर्मी, मैं स्वयं और अन्य नेतागण, ये सारे लोग मिलकर के उस परिवार को वो दें, वो संबल देवें जिससे वो परिवार ये कहे कि हमारे पिताजी या मेरे पति या मेरे बेटे या मेरे भाई को न्याय मिला है। और न्याय कैसा मिला, उसने पूरे जीवन में जो
पुलिस थानों का सौंदर्यकरण किया, सुंदर बनाया, जनता का भला किया, लेकिन वो अपने घर का लोन नहीं चुका पाए। क्या आपको लगता है कि हमारी न्याय की यात्रा केवल सीबीआई जांच से या दोषी व्यक्ति को जेल भेज देने से पूरी हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है कि यह न्याय यात्रा केवल इससे पूरी हो जाएगी। ये तीसरा हिस्सा वो यह है कि मैं उनका जिसमें सैलरी जाती है उनकी, वो बैंक अकाउंट लेकर आया हूं। और उस बैंक अकाउंट में मेरा यह मानना है कि राजस्थान के 1.25 पुलिसकर्मी केवल 100 रुपया डाल दें, एक एक व्यक्ति 100 रुपया मात्र, एक दिन की तनख्वाह की जरूरत नहीं है, केवल 100 रुपया डाल देंगे तो यह इस यज्ञ में हमारी छोटी सी आहुति होगी। और उस बैंक अकाउंट में यदि आप और हम मिलकर के 100 रुपया डाल दें, मात्र 100 रुपया, आप ज्यादा डाल सकते हैं, आपकी कैपेसिटी तो अलग बात है। हालांकि परिवार ने इस बात के लिए मना किया है, क्योंकि जैसे विष्णु जी वैसा उनका परिवार। पिताजी कहते हैं मैंने मेरे बेटे को ईमानदारी से काम करने के संस्कार दिए, अब मेरे पास बेटा नहीं है, मैं बेटा कहां से लाऊं? लेकिन आपका और हमारा जो ये ईमानदारी बनाम बेईमानों की जो लड़ाई थी, इसमें ये जो तीसरा हिस्सा न्याय यात्रा का है, वो इस तरह पूरा हो सकता है कि इस पूरे आंदोलन से आप पता कर लीजिए, राजस्थान में 7 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ लोगों तक विष्णु जी का नाम चला गया है। और आप में और मेरे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 100 रुपए का अंशदान या आहुति इस यज्ञ में नहीं कर सके। और अगर हमने, आपने और 1.25 पुलिसकर्मियों ने यह तय कर लिया कि हम मात्र 100 रुपए, या अपने आप की कैपेसिटी ज्यादा है तो वो, और हम तो कह रहे हैं कैपेसिटी नहीं है, 100 रुपए भी अगर हमने योगदान कर दिया तो वह योगदान इस परिवार को और विष्णु जी के पूरे जीवन की ईमानदारी के लिए हमारा एक लेश मात्र योगदान हो सकता है। मैं आपके सामने इस न्याय यात्रा का जो तीसरा हिस्सा है, उसके लिए बहुत जिम्मेदारी से, बहुत करबद्ध प्रार्थना से, बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि मुझे देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति से, जिसको लगता है ईमानदारी चाहिए, अन्यथा आप लोग ईमानदारी देखने के लिए तरस जाओगे। पुलिस में नहीं, कहीं पर भी आपको ईमानदार व्यक्ति नहीं मिलेगा। तो न्याय यात्रा का जो तीसरा हिस्सा है, मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरी इस पोस्ट के तुरंत बाद उनके सैलरी अकाउंट जो है वो आपको मेरी फेसबुक पोस्ट के रूप में दिखेगा। आप ऑनलाइन उस खाते में 100 रुपये की मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप 100 रुपया से ज्यादा डाल सकते हैं, आपकी भलमानसता है, महानता है, लेकिन 100 रुपया मेरे कहने से आप जरूर डालिएगा। और उसका जो है, ये विष्णु जी के किए गए कामों का हमारे कुछ हिस्सा जो है, हम एहसान समझ लीजिए, जनता में जो उस देवता ने करके गया, उसकी हमारी आहुति समझ करके हमको देनी है। अब अंतिम हिस्सा पूरी बातचीत का बचता है, मैं आपके सामने कर देता हूं। यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब संवेदनहीनता दिखाते हुए, हालांकि मुझे नहीं लगता वो दिखाते हुए और कल या परसों हमको अंगूठा दिखा देवे कि साहब नहीं करते, जाइए क्या कर सकते हैं, हालांकि मुझे 1% भी नहीं लग रहा है, मैं आपको दोहरा देता हूं, मुझे 1% भी नहीं लग रहा है, तो आपके पास क्या नीति है जिससे राजस्थान सरकार, इनके मंत्री, इनके एमएलए जो निर्णय करने में सक्षम है, निर्णय कराने में सक्षम है, और हमारे राजस्थान के एमपी, यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एमपी भी कम नहीं है जो करा सकते हैं, हालांकि कई एमपीओ के पत्र हमारे पास नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनका भी पत्र नहीं है, आज तक भी नहीं है पत्र, उनके पुत्र जो सांसद है उनका भी पत्र नहीं है हमारे पास। क्या राजस्थान के 25 एमपी और राज्यसभा सांसद मिलकर के केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह दबाव नहीं बना सकते कि वो खुद, केंद्र सरकार और सीबीआई खुद आगे आकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या अन्य कानूनी माध्यमों से इस मामले को सीबीआई जांच के लिए भेजे?
केवल पत्र देने से, श्री गजेंद्र सिंह जी ने पत्र दे दिया, श्री राहुल कसवा जी ने पत्र दे दिया, श्री अर्जुन मेघवाल साहब ने पत्र दे दिया, श्री कैलाश चौधरी साहब ने पत्र दे दिया, पत्र देने से क्या उनकी भूमिका समाप्त होती है? तो हमारे पास यह व्यवस्था भी मौजूद है कि इन एमपी यानी सांसदों पर भी हम दबाव बनाएंगे कि वह लोग भी केंद्र सरकार और सीबीआई को जो भी कानूनी तरीका हो सकता है उस कानूनी तरीके से, या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन लगा करके केंद्र सरकार इसको ले जाए या सीबीआई स्वयं ले जाए, यह भी काम किया जा सकता है। लेकिन हमको यह भी तैयारी रखनी चाहिए कि मान लीजिए ऐसा हो और हमको अंगूठा दिखा देवे तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि हमारे चुने गए, हमारे से वोट लेने वाले एमएलए और एमपी दोबारा मुंह नहीं दिखा सके हमको, क्योंकि ऐसी लड़ाई राजस्थान में कभी हुई नहीं ईमानदारों और बेईमानों के बीच में, जिसमें राजस्थान की पूरी जनता खड़ी हो गई। मैं कई सारे अफसरों को जानता हूं, कई सारे जजों को जानता हूं जो कहते हैं जनता बेईमान है। मुझे बताइए, अगर जनता बेईमान होती तो विष्णु जी के लिए इतने लोग खड़े होते क्या? नहीं खड़े होते। तो सरकार ऐसा नहीं करेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे 1% भी नहीं लगता है कि सरकार ऐसी संवेदनहीनता दिखाएगी। आपके सामने कल संभवतः सीबीआई जांच का पत्र आने वाला है, लेकिन इस न्याय के हिस्से के 3 जो टुकड़े मैंने किए हैं, पहला, सीबीआई जांच शुरू हो जाए, हम आधी लड़ाई जीतेंगे। दूसरा हिस्सा कि उस लड़ाई को कानूनी तरीके से जीतकर जो दोषी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ये दूसरा हिस्सा। तीसरा, इस यज्ञ में आहुति हमारी क्या है? उस ईमानदार व्यक्ति ने पूरे जीवन में देवता की तरह काम करके जो उसने समाज को दिया, क्या हम उसके बदले में, हम पुलिसकर्मी और हम जनता मिलकर के 100 रुपए का अंशदान उसके सैलरी अकाउंट में डाल सकते हैं क्या? तीसरा हिस्सा। और चौथा हिस्सा, हमको अलर्ट रहना चाहिए, जनता को अलर्ट रहना चाहिए कि हो सकता है सत्ता और खाकी के बड़े अफसरों का अवैध गठबंधन कुछ गड़बड़ कर दे, तो जनता को तैयार रहना चाहिए। हालांकि इनका यह निर्णय किसी ज्वलनशील पदार्थ में आग लगा देने जैसा होगा, ये करेंगे नहीं, फिर भी हमको तैयार रहना चाहिए। यही असली भारत माता की जय कहलाएगी, यही असली जय हिंद कहलाएगा, यही असली हिंद की जय इसी से हो पाएगी। और रही बात हमारे खिलाफ आरोपों की, श्रीमान सीबीआई जांच को दीजिए, हम कल से हमारे काम लग जाएंगे और आपकी जय जयकार भी करेंगे। हमने विश्वेंद्र सिंह जी की जय जयकार करी है, क्योंकि वो एकमात्र निडर व्यक्ति था जिसने खुलेआम आकर कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमने जय जयकार करी। आप देखिए फेसबुक पर जाकर हजारों लोगों ने उनको जय हिंद कहा है, हजारों लोगों ने उनको जय हिंद कहा है। होंगे कांग्रेसी बहुत सारे लोग, मंत्री, जिन्होंने चुपके से जाकर कहा साहब सीबीआई जांच करा दीजिए, बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन उनमें विश्वेंद्र सिंह जी निराले थे। तो साहब, मैंने पहले दिन कहा था, इस न्याय यात्रा में जिसका दाने जितना योगदान है, हम सभी लोग, हम सारी जनता उनके आभारी रहेंगे। मैं पुनः उन सब लोगों का जिनका इसमें दाने जितना भी योगदान रहा है, मैं करबद्ध हाथ जोड़ करके उन सब का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस न्याय की लड़ाई जो अलख जगी है ईमानदारों के पक्ष में, ईमानदारी के पक्ष में, ये जो ईमानदारों को प्रोत्साहन मिला है, इस काम को रुकने मत दीजिएगा। अभी थोड़ी देर बाद विष्णु जी का सैलरी का बैंक अकाउंट आपकी स्क्रीन पर होगा। 100 रुपया अंशदान का आपसे मेरा आग्रह है। इस आग्रह पर आपको उचित लगे तो काम जरूर करिएगा। मैं आपका आभारी, गोवर्धन सिंह, धन्यवाद। जय हिंद।